नमस्कार दोस्तों, क्या देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जनता के पास और कोई बेस्ट चॉइस भी तो नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि बीजेपी पार्टी देश में डिक्टेटरशिप शुरू कर रही है, तो इसमें देश का भला कैसे होगा? तो चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि मोदी जी इस वक्त देश में डिक्टेटर बने हुए हैं। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अगर देश में तानाशाही होती तो जो लोग बीजेपी के अगेंस्ट बोल रहे हैं वो शायद ना बोल पाते। और क्या देश की जनता के पास नरेंद्र मोदी के अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन है? अगर है तो कौन है और क्यों है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो से। Prime Minister Modi is the boss. I don't need to tell anyone here. He is the most popular world leader for a reason. Indian Prime Minister Narendra Modi has yet again emerged as the most popular leader in the world. इन दिनों पूरे देश में इलेक्शंस का माहौल बना हुआ है और वोट्स के कुछ चरण तो पूरे भी हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बीजेपी को वोट देना सही रहेगा। इसके लिए हमें बीजेपी के पिछले 9-10 सालों की प्रोग्रेस को देखना पड़ेगा। देश के करंट होम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग अगर पिछले 10 सालों की तुलना देश की आज़ादी के 75 वर्षों से की जाए तो ये दशक देश के लिए स्वर्णिम काल माना जाएगा। ऐसा क्यों? तो देखिए, साल 2004 से लेकर 2014 तक देश में कुल मिलाकर 11,121 हिंसक घटनाएं हुई थी और वहीं 2014 से 2023 तक लेकर ये आंकड़ा 73% तक घटकर यानी 3,114 तक पहुंच चुका है। बीजेपी के अकॉर्डिंग देश की सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या 71% तक कम हुई है, यानी 458 से लेकर 132 पहुंच गई है। वहीं देश में होने वाली उग्रवाद की घटनाओं में भी बहुत ज्यादा कमी आई है, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में 8,900 से ज्यादा उग्रवाद संगठनों ने सरेंडर किया है। और वहीं बीजेपी सरकार को देश की इकोनॉमी के नजरिए से देखा जाए तो 2023 और 24 के थर्ड क्वार्टर में 8.4% की मजबूत जीडीपी के साथ ये भारत की इकोनॉमी और क्षमता का प्रेजेंटेशन है, क्योंकि साल 2013 से 14 के बीच भारत की जीडीपी का आंकड़ा 113.55 लाख रुपए का था, जिसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में 10th पोजीशन पर थी। लेकिन वही बीजेपी सरकार के शासनकाल में यानी 2024 में ये रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में 5th पोजीशन पर पहुंच गई है। अगर आप बीजेपी और कांग्रेस के शासनकालों में देश की इकोनॉमी का हाल जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो में मैंने इंडियन जीडीपी को डिटेल में एनालाइज करके बताया है। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। चलिए मान लेते हैं कि अगर आपको बीजेपी सरकार बिल्कुल पसंद नहीं है तो शायद आप राहुल गांधी या कांग्रेस सरकार को वोट देना प्रेफर करेंगे। लेकिन आप किस खास बात पर राहुल गांधी को वोट देना पसंद करेंगे? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह वर्ल्ड में बेस्ट लीडर्स की पोजीशन में फर्स्ट रैंकिंग पर पहुंच पाएंगे? His vision for digital India, was ahead of its time. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिन्होंने आज हमारे देश की जो रेपुटेशन इंडिया की अदर कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, अमेरिका में बनाई है, वो इज्जत और रेपुटेशन को भी पॉलिटिकल पार्टी आज तक हमारे देश को नहीं दिला पाई थी। कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी के बाद 54 वर्षों तक केंद्र में अपनी सरकार बना कर रही थी, लेकिन आज तक इस पार्टी का कोई भी प्राइम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर में जारी आर्टिकल 370 को नहीं हटा पाया था। और अगर देश के घोटालों की बात करें तो सबसे ज्यादा घोटाले कांग्रेस सरकार के शासनकाल में ही किए गए थे, जैसे 2G घोटाला, कोयला घोटाला, सत्यम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ट्रक घोटाला और ऐसे ही कई बड़े बड़े घोटाले किए गए थे, जिन्हें अगर बताया जाए तो इस वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी। चलिए बात करते हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार के 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के मैनिफेस्टो में कितनी काम की बातों का जिक्र किया गया है। नंबर 1, EWS के लिए स्पेशल नौकरियां और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में 10% का कोटा बिना किसी भेदभाव के दिया जाएगा। मेरे हिसाब से इस समय जब भारत में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है तो ऐसे में कोई भी कोटा एजुकेशन के सिस्टम में 10% तक नहीं देना चाहिए। अगर ये रिलैक्सेशन देना ही है तो फॉर्म की फीस पर दे सकते हैं, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट में हर स्टूडेंट को बराबरी नंबर देने चाहिए।
क्योंकि हर जनरल कास्ट की फैमिली आर्थिक रूप से उतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो लोग बेरोजगारी घूमते रहें। मतलब बस इतना सा है कि किसी व्यक्ति के IQ को उनकी कास्ट से जज नहीं करना चाहिए। नंबर 2, बीजेपी पार्टी ने जो देश में अग्निवीर योजना शुरू की थी उसे खत्म करने और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया शुरू करना। अगर मैं अपनी बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जितने भी वादे किए हैं उनमें से बस यही एक मुझे ठीक लगा है। और ये डिसीजन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब कांग्रेस पार्टी इन इलेक्शंस को जीत पाए। नंबर 3 है कि पार्टी प्रत्येक गरीब परिवार को पर ईयर 1 लाख रुपए देने की महालक्ष्मी योजना शुरू करेगी। अब ये कितनी सही बात है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अगर हम देश के कुल गरीब परिवारों की बात करें तो ये आंकड़ा 2009 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 27 करोड़ है और 15 साल बाद तो और भी गरीब परिवार ऐड हुए होंगे। तो क्या राहुल गांधी इन सभी परिवारों को 1-1 लाख रुपए पर ईयर बांट सकेंगे? ये बात किसी भी तरह से फिट नहीं बैठती है। और नंबर 4 है कि देश के किसानों के लिए MSP लागू की जाए। अब MSP देश के लिए कितनी सही है और कितनी गलत, इसकी बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में की थी, जाके आप चेक कर सकते हैं। बस इतने ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में और भी वादे किए हैं, लेकिन जो जरूरी थे वो मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आप सभी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी के अपोज में बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी की भी बात की जाए तो ये पार्टी भी अपने शासनकाल के दौरान कई जगहों पर फेल हुई है। जैसे इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें एक सर्वे के अकॉर्डिंग करीब 55% लोग महंगाई, बेरोजगारी, धीमी इकोनॉमी ग्रोथ और नोटबंदी जैसे फैसलों पर अपनी नाराजगी जता रही है, जिसमें से ज्यादातर यानी 25% जनता महंगाई और 70% जनता बेरोजगारी से परेशान है। इसके अलावा अग्निवीर योजना जारी करना, जिसकी वजह से देश के लाखों युवा प्रभावित हुए थे। जैसे बहुतों का लास्ट चांस यानी ज्यादातर युवा ओवरएज हो गए थे। इतना ही नहीं, जहाँ एक आर्मी के सैनिक को कंप्लीट ट्रेनिंग 4 सालों में दी जाती है, वो सिर्फ 6 महीनों में ही कंप्लीट होगी। तो फिर ऐसे सैनिक कैसे इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर डट सकेंगे? इसके अलावा मणिपुर पूरे 1 साल तक चलता रहा, लेकिन इस पार्टी के किसी भी नेता का रिएक्शन इस मुद्दे पर नहीं देखने को मिला था। और इसी तरह हाल ही में हुए लद्दाख प्रोटेस्ट पर भी बीजेपी का कोई भी फैसला नहीं आया है। लद्दाख प्रोटेस्ट के पीछे की वजह क्या है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लद्दाख जैसी शांत जगह पर रहने वाले लोगों की क्या क्या मांगे हैं। और तो और हमारे देश के गोल्ड मेडलिस्ट देश की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस वक्त भी उन्हें न्याय नहीं मिल सका। तो इन सभी बातों से ये कंक्लूजन निकलता है कि केंद्र में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, अच्छाई और बुराई दोनों पार्टी में रहती है, लेकिन अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि आपका एक वोट आप और आपके आने वाले सालों का फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो अब आप किसको वोट देंगे हमें कमेंट में बताएं। थैंक यू।